आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में करंट और स्टैटिक जीके के क्रम में मैं यूसीसी लेकर आया हूं। यूसीसी हमेशा से एक ज्वलंत टॉपिक रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में रहा है और इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो लाइन टू लाइन सीधे आए हैं, मतलब इस पर फैक्ट के रूप में थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये थोड़ा सा आसान भी बन जाता है, लेकिन कई बार हमें इसमें गलतियां हो जाती है जिससे हमें फिर स्कोर कम करना पड़ता है। यूसीसी क्या है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान सिविल संहिता, मतलब सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून। समान सिविल कानून, देखिए, जो कानून होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिविल कानून और एक होता है आपराधिक कानून, जिसको आप क्रिमिनल कानून भी बोलते हो। इसको आप इस रूप में भी देख सकते हो कि जो मामले होते हैं वो दो होते हैं, एक सिविल डिस्प्यूट्स, एक क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। तो जो सिविल मामले होते हैं वो होते हैं जैसे विवाह से संबंधित मामले, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, ये सिविल मामले होते हैं। जबकि जो क्रिमिनल होते हैं ये क्राइम से संबंधित होते हैं, मतलब जैसे कोई लड़ाई झगड़ों के मामले हो गए। अब किसी का जमीनी विवाद है तो वो सिविल मामलों में आ जाएगा। कोई विवाह से संबंधित तलाक का मामला है तो वो सिविल मामलों में आ जाएगा। तो यहां आपको एक विशेष रूप से बात ध्यान देनी है कि ये जो समान सिविल संहिता होती है ये सिविल कानून के लिए होती है। समान सिविल कानून इनकी बात करता है। क्रिमिनल कानून इसके अंदर नहीं आते हैं, या क्रिमिनल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहां पर एग्जामिनर आपको गच्चा खिला सकता है। तो सिविल कानून कौन से होते हैं? ये होते हैं विवाह व संपत्ति के मामले, ये इसके अंदर आते हैं। वर्तमान में जैसे विवाह के संबंध में आप लेटेस्ट मामला देखो तो आपको मिल जाएगा, जैसे लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इसके अंदर आता है, समझे ना? ये जो नई बात है ये इसके अंदर आता है। मैं चाहूं तो यहां पर आप लिख सकते हो लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक नया मामला है और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है क्या यूसीसी उस पर बात करता है? बिल्कुल करता है, उस पर बात है, बिल्कुल करता है उस पर। मैं आगे चलकर बात करूंगा इस पे। संपत्ति से संबंधित मामले क्या होते हैं? जैसे आप जानते हो कि जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसके अंदर पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है। जबकि जो हिंदू धर्म है उसमें 2005 से पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। अब ये सभी चीजें अलग अलग हो गई, इस्लाम में अलग हो गया, हिंदू में अलग हो गया। तो यहां पर ये यूसीसी ये कहता है कि सभी धर्मों के लिए समान सिविल कानून हो, सभी धर्मों के लिए। जैसे आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हो कि हिंदुओं में एक विवाह ही मान्य होता है। दूसरा विवाह आप तभी कर सकते हो जब तलाक हो जाए या पति या पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाए, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जबकि मुस्लिम जो विवाह सिस्टम है उसके अंदर आप 4 विवाह कर सकते हो। यूसीसी ये कहता है एक नियम, सभी धर्मों के लिए एक नियम। यहां पर हिंदू मुस्लिम अलग अलग अपने पर्सनल लॉ नहीं ला सकते। तो एक नियम की बात करता है। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसका जो प्रोविजन है, उल्लेख है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? भाग 4 के अंदर है। आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाग है, पार्ट्स, 22 पार्ट्स है, जिसमें से चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं इसको।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको करवाया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हो, आपको ऑनलाइन कोर्स दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो। कंटेंट में जाकर नीति निश्चय तत्वों के अंदर वहाँ डिटेल के साथ ये चीज़ कराई जाती है। भाग 4 में है इसका उल्लेख। और ये जो विचार हमने लिया है, ये आयरलैंड से लिया है। ये तो एक ऐसा सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत लगभग हर एग्जाम में आता है, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में मैंने इसको खूब देखा है। लगभग हर एग्जाम में आता है कि नीति निश्चय तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये जो आर्टिकल है, मतलब कहां से कहां तक है ये आर्टिकल, ये आर्टिकल है 36 से 51, 36 से 51 आर्टिकल तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य है एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य यह है। बहुत बार आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट इसका पर्पज है। अब मैंने कहा कि इसमें जो आर्टिकल आता है 36 से 51 तक, तो इस 36 से 51 में इनके बीच में आता है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, और इसी के अंदर है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। यही याद कर लेना, जितने भी एम लगा दो कम है। ये आपसे सीधा पूछा जाता है समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 44 के अंदर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, राज्य को संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 45। इसमें सी इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो आर्टिकल 40, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। इस पे भी जितने भी एम लगा दोगे कम है। इसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में बात कही गई है कि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये बात इसके अंदर कही गई है। ये भी खूब आता है, बहुत ज्यादा आता है आर्टिकल 40। आपको बताता हूं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान दे, 25 आर्टिकल आपको बताए जाते हैं लगभग, जो कि सदाबहार होते हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 1, जिसमें क्या बताया जाता है आपको, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 के अंदर। फिर चलते चलते आपको बताया जाता है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद आपको बताया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, आर्टिकल 32। याद कीजिए आर्टिकल 32 क्या बताया जाता है उसके अंदर, खुद सोचिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, जो कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उससे संबंधित है आर्टिकल 32। संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 40, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए आर्टिकल तो 395 में है, 395 है, ये तो ऊपर ऊपर के हैं 395। उसके अंदर यदि क्लोज देखोगे तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे, सारे नहीं पढ़ सकते हम। फिर कौन से पढ़ने होते हैं, यही गाइडलाइन होती है। इसलिए सारे पढ़ने निकल भी मत पढ़ना, पता लगा आर्टिकल याद हो गए और खुद का नाम भूल गए। बहुत ही तरीके से तैयारी करनी होती है, तभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हमारे पास क्या
न्यूज है। एक तो यूसीसी कहां लागू है? यूसीसी गोवा में पहले से ही लागू है, मतलब शुरू से ही लागू है। भारत आजाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले से ही लागू, गोवा में पहले से ही लागू है। किसके तहत है? पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के तहत गोवा में पहले से ही लागू है। ध्यान रखना, ये 1867 में, 1867 में ही लागू हो गया था। हालांकि 1869 में इसको विस्तार भी दिया गया था, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखें। अब बिल पारित करके यूसीसी लागू करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? आइए, बिल मतलब विधेयक, विधेयक पारित करके यूसीसी लागू करने वाले भारत का पहला राज्य, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ये सबसे पहले यहां लगा था। उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए, ये लागू हुआ था जनवरी 2025 के अंदर। पहला राज्य उत्तराखंड है। और दूसरा जो है, ये है आपका गुजरात। ये फरवरी 2026 के आसपास की बात है। तीसरा जो है, ये है आपका असम। ये मई 2026 में, मई 2026 में। और चौथा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जुलाई 2026 मध्य प्रदेश बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। तो गोवा में तो पहले से ही लागू है। बिल पारित करके जहां पर यूसीसी लागू हुआ है वो अब तक के 4 राज्य है। ठीक है, बिल पारित हो गया है, साइन बाकी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो 4 राज्य है ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, ये जो असम है इसके बारे में एक बात कही गई। असम मई 2026 में इसके बारे में ये कहा गया, यूसीसी को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। इसको इस रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत क्या होता है? पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, भारत के पूर्वोत्तर राज्य। याद कीजिए, आपको ज्योग्राफी में बताया जाता है 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं 7? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इन 7 सिस्टर्स में से पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू है वो कौन सा है? असम। ये भूल के भी मत भूल जाना, इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है। और ये पूर्वोत्तर भारत के जो पहले राज्य है ना, इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, 7 बहनें बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में तो देखिए खूब आ चुके हैं ये, इसमें कोई दुराई नहीं। मेरे पास अभी एक लेटेस्ट एग्जाम मेरे को मिला है, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका यूपी कांस्टेबल 2026। यूपी कांस्टेबल में, यूपी में कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात,
डी उत्तराखंड। देखिए आपके सामने है सारी चीजें, वो क्रम पूछ रहा है आपसे, कह रहा है दूसरा कौन सा है। इंग्लिश में भी दे रखा है, विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, गुजरात। तो 2026 में ही ये हुआ था, फरवरी 2026 के आसपास। आप लिखना चाहो तो फरवरी 2026 लिख सकते हो। इसका आंसर होगा गुजरात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ